का प्रधान बना दिया। ये वोट की शक्ति का एहसास हमको मान्यवर कांचीराम साहब ने वर्षों पहले कराया था कि जो अब ये वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब कांचीराम ने वो राजनीतिक चेतना जो हमारे नस में डाली, उसी की परिणति है कि आज ये मनोज जी और इधर महेश जी ये दोनों समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। साहब कांचीराम ने जब अपनी पार्टी बनाई, अपनी क्या हमारे लिए बहुजन समाज के लिए जब पार्टी बनाई, संगठन बनाया, तो पत्रकार लोगों से पूछते थे, अरे कांचीराम सारी जो है पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी की हैं, तुमने अपना चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया? तो कांचीराम साहब क्या कहते हैं बहन जी, कहते हैं भले सारी पार्टियां कहे कि हम नौकरी देंगे, हम ये देंगे, हम अनाज देंगे, फलाना देंगे, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी बाबा साहब को मानने वाली है। तो भारतीय संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। हम जब सत्ता में आएंगे तो भारत के संविधान को 100% लागू करेंगे। इसी से आप समझ लीजिए कि भारत के संविधान का कितना महत्व है। एक पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भारत के संविधान को बनाती है, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? अरे जब लखनऊ में कभी मौका लगे बहन जी, तो कभी जाओ, उस जगह के पास में ही मेरा घर है लखनऊ में, मेरा मायका वहीं पर है लखनऊ में, जहाँ पे वो बाबा साहब की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और उधर लिखा है मान्यवर कांचीराम स्मारक स्थल। उस जगह पे पहले जेल हुआ करती थी, लोग दिन दहाड़े जाने से डरते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, हमको बहुत अच्छे से पता है। आज वहाँ पे साहब कांचीराम का इतना बड़ा स्मारक बना हुआ है, और गोमती नगर में जाके देखो बाबा साहब का कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन स्थल बना हुआ है। सोच के देखिए कि जब आप वहाँ जाते होंगे रैलियों में, तो इन मनवादी लोगों के छाती पे कितना सांप लौटता होगा, या जब वो एयरपोर्ट जाते होंगे हवाई जहाज पकड़ने, तब उनका कितना जो है कितना उनको कष्ट होता होगा। वो कष्ट सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत के संविधान पे चलने का काम आपने और हमने किया। बहन जी, इनको और किसी चीज से कष्ट नहीं है। आप देवी पूजो, देवता पूजो, कुछ करो, इन्हें कोई कष्ट नहीं। इन्हें बस कष्ट किससे है? ये पीला स्वेटर पहने भैया इतना चमचमाता चेहरा लेके कुर्सी पे कैसे हमारे बगल में आकर के बैठ गए। सिर्फ उनको आपको अधिकार देने से दिक्कत है, और किसी चीज से दिक्कत नहीं। उन्हें दिक्कत होगी यही लड़का तो भैंस चरावत रहा, कैसे सीएम पीएम बने सपना देखे लगा। ये चवरे के लड़का तो मरा पशु उठाता था, कैसे डीएम अफसर कलेक्टर बनने लगा। ये कुर्मी धोबी पासी लुहार का लड़का तो आप लोहा पीटत रहा, खेत में काम करत रहा, कैसे ही कुछ छोड़ के कैसे डीएम अफसर कलेक्टर बने, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने, डीएम सीएम कैसे, डीएम पीएम एसपी कैसे बनने लगे। इनको दिक्कत सिर्फ इसीलिए, और ये बाबा साहब इस बात को बोल के गए थे बहन जी, जैसे हमन के डराओ जाला ना, लड़का पैदा हुआ, ई मूल नक्षत्र का लड़का है, ई मुराहा लड़का है, ई करे तो हो, ई करे तो हो, ये पे भूत भवानी चढ़ाले, पे हरी चढ़ाले, हाउ चढ़ाले, 11 रुपये प्रसाद चढ़ाओ, 21 रुपये प्रसाद चढ़ाओ, जो जैसे जो बता दे वैसे करते हैं कि बच्चा अपना बहुत सगा होता है, बहुत मतलब बहुत अपना लाडला होता है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहन की बात छोड़ जाने तक हम लोग बात ना, लेकिन हमारा लड़का कहीं कि छड़ाए नहीं हो सके, लेकिन नजर लगे। तो जैसे कोई कुछ बता देता है उस पर आप पालन करने लगते हैं, वैसे ही क्या बात कर रहे थे भैया, हाँ, तो आप जैसे झाड़ फूक कराते हैं, कोई कुछ बता देता है, वैसे ही भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको हर प्रकार की नजर से बचा करके रखता है, हर प्रकार की नजर से बचा के रखता है। आप रक्षाबंधन में जाते हो, भाई को राखी बांधते हो, बदले में भाई आपको एक मिठाई का डिब्बा दे देता है, भाभी थोड़ी अच्छी होगी तो एक साड़ी दे देती है, हाँ। लेकिन भारत का संविधान आपको और हमको एक बराबर संपत्ति में अधिकार देता है। कभी भैया से कहिएगा, भैया 2 बीघा खेत है, उन्हें 1 बीघा खेत हमके दे दे आपकी रक्षाबंधन के, भैया आपको लाठी उठा लेगा, कहेगा अभी नहीं आओ जी राखी चाहे बांधू चाहे ना बांधू, भैया दुश्मनी चाहे ना बनी, लेकिन आइएगा नहीं। ये बात बोलते हैं, ये बात सिर्फ इसलिए कि भारत का संविधान यहाँ पर है, भारत का संविधान है। और इस बात को बाबा साहब, जो मैं कह रही थी बात, वहाँ पे वापस आ जाती हूँ कि भारत का संविधान इतना मजबूत संविधान है, इस संविधान ने आपको जो बराबरी का हक दिया, इनको किसी चीज से दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इसी चीज से है कि ये कैसे बगल में आकर के हमारे बैठने लगे, कैसे मैं अपना प्रधान अपने गांव के चुन गए, इनको बस इसी चीज से दिक्कत है। और इस दिक्कत को बाबा साहब बोल के गए कि जब जब इनके अधिकारों में खलल पड़ेगा, जब जब इनकी सत्ता डोलेगी, यानी जब जब साहब कांचीराम जैसा व्यक्ति गाँव लेकर के साइकिल लेके नीला झंडा लेकर के
गांव-गांव घूम करके प्रचार करने लगेगा तो इनकी हालत खराब होने लगी। इस बात को बाबा साहब वार्न करके गए थे कि जब जब इनकी शासन सत्ता पे खतरा बढ़ेगा, बहन जी आपने पैसा चढ़ाना, इनको केवल पैसा चढ़ाना बंद कर दिया, उसी में ये परेशान होने लगे। बाबा साहब कह के गए कि जब जब इनकी शासन सत्ता पे खतरा पड़ेगा तो ये क्या कहेंगे, ये केवल एक नारा देंगे कि राष्ट्रीयता खतरे में है, देश खतरे में है, और उस देश को खतरे में डाल करके ये कभी नहीं कहते इस जाति व्यवस्था की वजह से देश खतरे में है। ये जाति का आतंकवाद कितना है बहन जी, आपके साथ जो हुआ वो जाति आतंकवादी लोग तो थे, उसको जातिगत आधारित आतंकवाद बोला जाए, लेकिन उनको दबंग बोला जाता है। कैसे दबंग बोला जा सकता है? जो जाति आधारित हिंसा है वो भी तो हिंसा ही है ना, वो भी तो आतंक फैलाने का तरीका ही है ना। बाबा साहब ने कहा कि जब जब इनके हक पे अधिकार में आप लोग डाका डालोगे, यानी इनके हक अधिकार इनको असुरक्षित लगने लगेंगे, तब तब ये आपको नारा देंगे कि देश खतरे में है, राष्ट्रीयता खतरे में, और उसके लिए ये चोला ओढ़ लेते हैं। किसका? आपको कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, और तुम्हारा दुश्मन कौन है? मुसलमान। अब आप मुझे बताइए, चोला ओढ़ लेते हैं तुरंत, आपको कह देते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ। जब बहन जी आपके घर में लोगों ने घुस करके हिंसा की, तब क्या आप हिंदू नहीं? बाकी सब वर्णों को आना चाहिए ना। इस हिंदू जाति व्यवस्था में, इस हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो बाकी वर्ण के लोग हैं उनको आना चाहिए ना हमारी रक्षा के लिए। अभी कल परसों या 3-4 दिन पहले की न्यूज है बहन जी, उसने केवल अपनी मजदूरी मांगी, उसका दोनों हाथ काट दिए मध्य प्रदेश में। खून बहने से केवल उसने अपनी मजदूरी मांगी, इतना बड़ा गुनाह कर लिया क्या? मजदूरी मांगे तो उसका दोनों हाथ काट दिया, ज्यादा खून बहने से उस आदमी की मृत्यु हो गई। और ये कहते हैं कि मुसलमान की वजह से देश खतरे में है। बहन जी बताओ, आपका हाथ जो काटा वहां पे मध्य प्रदेश में, क्या किसी मुसलमान ने काटा था? बाबा साहब को संविधान लिखने का जो अधिकार मिला, वो जो रोकने की कोशिश की वो यही तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे। और जो संविधान सभा में पहुंचने का अवसर मिला, जो मैं कह रही थी ना कि बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल ने बुलाया, वो जयसूर, खुलना और फरीदपुर सीट वो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था, जहां से मुसलमानों के वोट से चुन करके बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचते हैं। और आज के दिन जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत का संविधान लिख करके आज के दिन वो तैयार करके देते हैं। तो आपका दुश्मन क्या मुसलमान हुआ, जिसने आपके बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में पहुंचाया कि बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, और ये कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। आपने यहाँ पे महापुरुषों का फोटो लगाया, ज्योतिबा फुले का फोटो लगाया नहीं लगाया? अच्छा कोई बात नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले बहन जी, सावित्रीबाई फुले का नाम सुनिए है ना, जो औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोली थी। आपको पता नहीं है, उस स्कूल को खोलने के लिए जो जमीन दी थी वो हमारे भाई उस्मान शेख इसमें लगी हुई। हमारे भाई उस्मान शेख यानी वो भी एक मुसलमान थे, उन्होंने जमीन उनको दी, तब उसको उन्होंने पहला स्कूल खोला। और हमारी माता सावित्रीबाई फुले के साथ जो औरत पहली बार औरतों को पढ़ाने के लिए निकली, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी अम्मी फातिमा शेख। ऐसी तमाम बातें हैं बहन जी, आपको मैं क्या बोलूं। भारत का जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का, तो भारत देश में रहने वाले तमाम मुसलमान चाहते तो पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, है भारत देश हमारी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, अपना देश छोड़ करके हम दूसरे की भूमि पे नहीं जाएंगे। तो नमन करते हैं ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाया। आज भले उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन वो कुछ तक नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसको अपनी मातृभूमि समझते हैं कि इसी धरती पे पैदा हुए, इसी धरती पे हम खत्म हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। पता भैया, एक दिन अगर मुसलमान काम करना बंद कर दे तो पूरी मुंबई चक्का जाम हो जाएगा। जानते हैं जी, पूरी मुंबई चक्का जाम हो जाएगा। एक दिन मुसलमान यहाँ पे सारी दुकानें अगर बंद कर दे, टायर पंचर गाड़ी बनाने, तो आपको गाड़ी बनाने पे कोई मिलेगा नहीं, साइकिल गाड़ी पंचर जोड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। और ये कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। इस बात को जानिए, भारत का संविधान आपको हर खतरे से आगाह करता है, हर खतरे के लिए वार्निंग देता है कि अपने असली दुश्मन को पहचानो भैया। जो रात दिन घूम घूम करके आपके असली दुश्मन को छुपा करके नकली दुश्मन को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, तो आपका असली दुश्मन कौन है भैया? क्या आपको जाति व्यवस्था में मुसलमानों ने बांटा बहन जी? बताइए, आपको जाति व्यवस्था में क्या मुसलमानों ने बांटा है बहन जी? बताइए। बाबा साहब को स्कूल में अंदर जो एंट्री नहीं दी जा रही थी, वो क्या कोई मुसलमान अध्यापक था या किसी मुसलमान का स्कूल था? बताइए बहन जी। तो अपने असली दुश्मन को पहचानिए। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमको जाति व्यवस्था में बांटा। हमारा दुश्मन वो है जो भारत के संविधान की प्रति पार्लियामेंट के सामने चलाया कुछ लोगों ने।
किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है आपको अधिकार मिलने से? किसी को तो दिक्कत हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है। चढ़ेंगे कैसे ही सफेद कुर्सी बैठा नहीं है, चिकन चिकन साड़ी पहन के। किसी को तो दिक्कत है ना, तो अपने असली दुश्मन को पहचानिए। जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करता है वो हमारा असली दुश्मन है। बाबा साहब इस बात को बोल के गए, ये कहा उन्होंने कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का अंतर भुला करके उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। यानी जब समाज में जाति व्यवस्था को खत्म करके पूरी तरीके से भ्रातृत्व, भाईचारा पैदा होगा, तभी सही मायने में राष्ट्रवाद पैदा हो सकता है। एक जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा के कभी भी राष्ट्रवाद पैदा नहीं किया जा सकता। 26 जनवरी को जब बाबा साहब ने संविधान लागू करवाया, 26 जनवरी 1950 को, तब उस दिन बाबा साहब ने इस वार्निंग को दिखा था कि आज हम समाज में दोहरे मापदंड यानी दोहरे दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे राजनीतिक समानता तो मिल गई, जहाँ पे आपका वोट और हमारा वोट एक बराबर हो गया, राजनीतिक समानता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता अभी भी जारी है। अभी भी ऊंची जाति के लोग हमारे घर में खाना नहीं खाते ना बहन जी, शादी वादी नहीं करते ना बहन जी। पैसा रुपया अगर हमारे घर में पक्का मकान बन जाए तो उनको कष्ट होने लगता है ना। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी चल रही है। और बाबा साहब ने स्वामी को आगे बोलते हुए कहा कि अगर इस असमानता को दूर नहीं किया गया, अगर इस सामाजिक और राजनीतिक असमानता को, जो उच्च नीच है, इसको दूर नहीं किया गया, तो जो इतनी मेहनत से संविधान सभा में इतना बड़ा संविधान बना के खड़ा किया है, ये जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इस ढांचे को पूरी तरीके से स्वयं ही ध्वस्त कर देंगे। तो मेरा अंतिम प्रश्न है आप लोगों से, क्या आप भारत के संविधान को खत्म होते देखना चाहते हो? क्या आप ऐसे लोगों का साथ दोगे जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं? क्या आप ऐसे लोगों का सम्मान करोगे कि जो भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों को मान सम्मान या वोट दोगे जो भारत के संविधान को, जो कहता है कि ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, वो कहते हैं कि भारत के संविधान को ही खत्म हो जाना चाहिए? क्या आप ऐसे लोगों का साथ दोगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप अपनी आंख, कान, नाक एकदम खुले रखो। ये एक पौवा दारू कितने की मिलती है भैया? 4 घंटा 5 घंटा ही नशा होता है केवल उसका। 1000-2000 रुपया आज टूटा हो तो खर्चा कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। ये 2-2 हजार रुपए में एक भगोना और एक साड़ी में, एक छाता में, एक भगोना में अपने वोट की कीमत मत, अपने वोट को मत बेचो। साहब कांसीराम कहते थे, जो वोट को बेचता है यानी वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत के संविधान हमारी बेटियों की इज्जत से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संविधान जिंदा रहेगा तो हमारे बेटियों का ही नहीं, आपका और हमारा, हम सबका मान सम्मान जो है वो जीवित रहेगा। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा।